बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको शॉर्ट नोट में बताने वाली हूँ कि क्या लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 13 सितंबर के शॉर्ट नोट की वीडियो। इसमें पहला हमारा देखेंगे, आज न्यूज़ में आया था एनालिसिस में, आप अभी तक तो पढ़ चुके होंगे, लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में, LSD के बारे में। तो ये रिलेट ये था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लंपी स्किन डिजीज़ से रिलेटेड बात करी। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं ब्रीफ में कि लंपी स्किन डिजीज़ है क्या। तो एक वायरल डिजीज़ है जो कि डोमेस्टिक कैटल्स को हो जाते हैं। ठीक है, वाटर बेफालोस को और सर्टन जो वाइल्ड रूमिनेंट्स हैं वो होते हैं। ठीक है, अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 28 दिन का। ठीक है, और इसमें बताया हाउ एनिमल गेट इन्फेक्टेड, तो कैसे जो एनिमल्स हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं वो हम जानते हैं। मेनली क्या होता है इसमें, ब्लड फीडेड जो एंथ्रोपॉड होता है वेक्टर। ठीक है, मेनली ब्लड फीडिंग एंथ्रोपॉड वेक्टर्स होते हैं, जिसमें शामिल होते हैं मॉस्किटोज, बाइटिंग फ्लाइज और टिक्स। ठीक है, तो जो मॉस्किटो मच्छर होते हैं, बाइटिंग फ्लाइज जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, वो सब एक तरीके से एंथ्रोपॉड वेक्टर्स होते हैं इसके लिए। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू जो FAO है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या बोला कि मोर्टालिटी रेट जो है वो लेस देन 10% है। तो जो मोर्टालिटी रेट है इस डिजीज़ से वो लेस देन 10% है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ये इस बारे में लंपी स्किन डिजीज़ हो रही है, फर्स्ट कहाँ पे देखी गई थी, जो एक एपिडेमिक के तौर पे देखी गई ही थी जाम्बिया में। ठीक है, 1929 में। और इसके प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन जो है वो लाइफ स्टॉक हेल्थ डिजीज़ एंड सेंट्रल प्रोग्राम ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा हम देख लेंगे इसी में, अगर आप डिटेल में नीचे जाके पढ़ेंगे, देखिए मैं एनालिसिस प्रोवाइड करती हूँ तो आपको मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि ये इससे रिलेटेड है, पर जब आप शॉर्ट नोट लिखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत ये भी देखना होगा कि आपको जानना होगा उसके बारे में कि क्या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला देखिए, IDF वर्ल्ड डेयरी समिट की बात की गई है। IDF की फुल फॉर्म जान लीजिए पहले, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। ठीक है, अब ये एक एनुअल मीटिंग होती है ग्लोबल डेयरी सेक्टर्स के लोग, यानी कि बहुत सारे जो ग्लोबल डेयरी सेक्टर्स के लोग होते हैं वो लोग शामिल होते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 1500 पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और ये जो है प्रोवाइड करता है एक फ़ोरम प्रोवाइड करता है कि इनके लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लिए, जिससे वो शेयर कर सके अपने नॉलेज को, अपने आइडियाज़ को। ठीक है, और ये भी कि ये जो सेक्टर है, ठीक है, हाउ सेक्टर कंट्रीब्यूट टू नरिश, मतलब कैसे ये जो सेक्टर है, ठीक है, जो वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है नरिश करने के लिए और सेफ़ सस्टेनेबल डेयरिंग के लिए। ठीक है, कि डेयरी जो हो रही है सेक्टर वो अच्छे से कैसे सस्टेनेबल तरीके से और नरिशमेंट इसका नरिश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है और कैसे इसको अच्छे से सस्टेनेबल के तौर पे अच्छे से चला जा सकता है। अब इंडियन डेयरी सेक्टर की बात कर लेते हैं, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें है सेल्फ सफिशिएंट मिल्क एंड टॉप मिल्क प्रोड्यूसर एज वेल है। अब देखिए इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है मिल्क के मामले में। ठीक है, तो दूध के मामले में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। टॉप मिल्क जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, टॉप मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया में। इंडिया जो है, अगर इंडिया कंट्री को देखें तो वो टॉप मिल्क प्रोड्यूसर कंट्रीज़ में इंडिया आती है। ठीक है, यूनिक स्मॉल होल्डर्स मिल्क प्रोडक्शन है। अब देखिए बहुत सारे यूनिक स्मॉल होल्डर्स हैं, जैसे कि इसमें देखेंगे आप तो बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी भी इसमें हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब जैसे मोस्टली आप देखेंगे घरों पे और वैसे जो लोग ले जाते हैं, तो वो कई बार क्या होता है कि जिनके पास गाय भैंस होती हैं वो दूध जो ले जाते हैं खुद से ही ले जा कर के 10 घरों में 15 घरों में जाकर बेचते हैं। अब इसमें देख लीजिए 70% जो फार्मर हैं उनके पास या एक या दो एनिमल्स हैं। ठीक है, जिन पे वो अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, उनकी लिवलीहुड वगैरह उसी पे बेस्ड होती है। मोर अबाउट लिवलीहुड टू अबाउट 80 मिलियन रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, मोर अबाउट लिवलीहुड अबाउट 80 मिलियन रूरल हाउस होल्ड। अब देखिए स्टेबल कैश फ्लो होता है। ठीक है, एक स्टेबल कैश फ्लो की बात की जाए तो ये क्या है, जब भी कई बार क्या होता है, एक तो महीने महीने उनको ये रहता है कि उनको पैसे मिलेंगे घरों पे जब ये दूध बेचते हैं। कई बार क्या होता है कि जब बहुत सारे ऐसे आप चौराहे पे या बहुत जगह आप देखेंगे जो लोग दूध बेचते हैं वो उनको तुरंत ही कैश मिल जाता है। तो एक स्टेबल
कैश फ्लो होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ध्यान देनी है, इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी है, ठीक है। इंडिया की ये सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी के रूप में भी देखा जाता है डेयरी प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी हम देख लेंगे, दूसरा हमारा न्यूज़ क्या है, श्रीलंकन तमिल इशू। तो श्रीलंकन और तमिल इशू को यूएन में रेज़ किया है इंडिया ने, हमारा हेडिंग था, आपने देखा कि कैसे श्रीलंका का और जो तमिल का इशू है इंडिया ने उसको यूएन में रखा। अब देखिए ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, इंडिया लंका अकॉर्ड जुलाई 1987 में, ठीक है, ये आया और साइन किया गया था। जो दादेन पीएम थे उस समय के राजीव गांधी जी और प्रेसिडेंट जो थे JR जयावर्धने, ठीक है, उन दोनों लोग के बीच में साइन किया गया था। अब आज आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, उसमें आर्टिकल जब आप ये पूरा पढ़ेंगे न्यूज़ तो उसमें 13th अमेंडमेंट की बात की जा रही है, ठीक है, 13 अमेंडमेंट की बात की जा रही है। तो उसमें क्या देखना है, ये क्या करता है, क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, ठीक है, इसमें होता है कि क्रिएट कर देता है प्रोविंशियल काउंसिल को, ठीक है। इसमें एसोर्ड किया जाता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को, जिससे क्या इनेबल हो जाता है, ऑल 9 प्रोविंसेस इंक्लूडिंग सिंगला मेजॉरिटी एरियाज टू सेल्फ गवर्न। तो इसमें ये बोला गया कि 9 प्रोविंस जो मतलब हो जाएगी, ऑल 9 प्रोविंसेस इसमें इनेबल होंगी, साथ ही साथ ये इंक्लूड करेगा सिंगला मेजॉरिटी एरिया को कि वो सेल्फ गवर्न कर सके। अब देखिए इसमें क्या चीज़ और भी शामिल है, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, हाउसिंग है, लैंड एंड पॉलिसीज़ है, ठीक है। अब ये जो प्रोविज़न है रिलेटेड जो पुलिस और लैंड का, वो अभी तक मतलब ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ इस के सिनारियो में। तो ये दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तीसरा हम बात कर लें, इंटरनेशनल रिलेशन प्लस इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, G20 से रिलेटेड 7th G20 हुआ, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट समिट एट बाली, ठीक है। इंडोनेशिया होस्ट कंट्री है, उसके बाद इंडिया रहेगी होस्ट कंट्री, ये आपको जानना है G20 के पर्सपेक्टिव से। इकोनॉमी प्लस IR दोनों सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इंडोनेशिया ने फोकस किया है 3 पिलर पे, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है जिस पे इंडोनेशिया ने फोकस करा है। पहला है ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, ठीक है, पहला ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पे, दूसरा सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन पे, तीसरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे। 3 पिलर्स हैं इंडोनेशिया ने जिस पे फोकस किया है, किस पे, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पे, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन पे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, और सप्लाई चेन रिजिलियंस मैकेनिज्म भी इस पे फॉलो होती है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, इसको आप फर्स्ट पेज पे या शायद हमारे एनालिसिस पे था, इंडिया में नीड अप टू 28 गीगावाट ऑफ न्यू कोल्ड फायर्ड पावर प्लांट बाई 2032। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया में नीड, इंडिया को हो सकता है ज़रूरत पड़े, इंडिया में नीड क्या, किस चीज़ की, 28 गीगावाट न्यू कोल्ड फायर जो पावर प्लांट है 2032 तक ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इंडिया जो है वो मेजर ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूसर है, ये सबको पता ही होगा। ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी रिपोर्ट जो लास्ट ईयर आई, उसमें ये इंडिकेट किया गया कि जो इंडिया है वो हो सकता है बिल्ड करे, ठीक है, बिल्ड करे यानी कि खड़ा करे, ठीक है, न्यू कोल फायर प्लांट, ठीक है, बनाए, और ड्यू टू लोअर कॉस्ट, क्योंकि लोअर कॉस्ट के चलते वो ऐसा कर सकती है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम बात कर लेते हैं, इंडिया के सिनेरियो में हम बात कर लेते हैं, एनुअल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो 7.2% है ओवर 5 ईयर्स, ठीक है, मार्च 2017 तक। अब डबल रेट ऑफ इंक्रीज की बात करें 2017 से 2022, ठीक है, तो ये देखने को मिल सकती है। पर जो कोल इन इंडियाज़ टोटल पावर जनरेशन है वो ऐसा बताया जा रहा है कि घट सकता है 60% 2027 तक, यानी कि 2027 तक जो कोल है जो कि एज अ पावर जनरेशन के तौर पे देखा जाता था वो 60% क्या हो सकता है, घट सकता है, ठीक है। अब देखिए जो शेयर है कोल बेस्ड जनरेशन का वो कम हो सकता है, और शेयर जो है रिन्यूएबल बेस्ड का, जो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड सोर्सेज हैं वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है आपको एरो से, तो ये आप जान लीजिए, ध्यान में रखने वाली बातें हैं। इंडिया का टारगेट क्या है, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बेस्ड इंस्टॉल कैपेसिटी, कब तक, 2030 के लिए।
2030 तक इंडिया का टारगेट है कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बेस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो कर ले। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस। ठीक है, द हिंदू का एनालिसिस था ये आज का। अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।